पर हाँ, जो आपकी पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ही है, क्योंकि आप इंडिविजुअल एटम के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में बात नहीं करते हो। इंडिविजुअल एटम के बारे में हमारी जो अप्रोच होती है वो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में होती है। देखिए, जैसे आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स है, उसी तरीके से आपसे आपकी थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स इज योर क्लासिकल और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज योर क्वांटम मैकेनिकल। ठीक है, इस तरीके से है। चलिए ठीक है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी थर्मोडायनेमिक्स का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, किस किस टाइप की वोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, किसे आप स्टेट वेरिएबल बोलते हो, थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, छोटी छोटी बातें आज हम पढ़ने वाले। ओके, नेगेटिव साइन डायरेक्शन की वजह से लिया है। देखिए, ये v cos थीटा राइट साइड में है, ये वाला v cos थीटा लेफ्ट साइड में है। तो इनिशियल मोमेंटम मेरा mv cos थीटा है, फाइनल मोमेंटम माइनस mv cos थीटा है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, यू ऑल नो। तो ये आपकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट साइड में है, इस वजह से मैंने माइनस साइन लिया है। चलिए ठीक है, जल्दी से कमेंट करके सब लोग मुझे ये बताओ कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। बताइए, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। इस वर्ड से आप क्या समझते हो, थर्मोडायनेमिक्स? कुछ तो पता ही होगा थर्मोडायनेमिक्स के नाम, मतलब क्या आता है आपके माइंड में। अभी हम स्पेसिफिक हीट कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, तो उससे बाकी क्लास डिस्टर्ब होगी, या तो आप आफ्टर मेरा जब कंप्लीट हो जाता है सेशन उसके बाद रुक जाना, फिर पूछ लेना, और अदरवाइज आप 2 क्लास का वेट कर सकते हो, फिर हम स्पेसिफिक हीट के बारे में भी डिटेल में पढ़ रहे होंगे। Study of motion of heat, thermodynamics related to basics of heat, study of flow, energy flow। ठीक है, मोशन ऑफ हीट, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक नई डेफिनेशन बताती हूँ थर्मोडायनेमिक्स की। और बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट ओनली द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स होता है वो ब्रांच है फिजिक्स की जहाँ पे आप इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करते हो। क्योंकि हमेशा हम हीट के बारे में डिस्कस करें ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ पे मैग्नेटिक सिस्टम भी डिस्कस करते हैं, तो वहाँ तो कोई भी हीट नहीं होती है। ठीक है, तो जो अभी तक आपको ये डेफिनेशन पता थी, जो आप ये मानते हो कि थर्मोडायनेमिक्स है तो डायनेमिक्स इज मोशन और थर्मो मीन्स हीट, सो मोशन ऑफ हीट, ऐसा नहीं है। अगर आप कंप्लीटली देखो तो थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली जो डील करते हैं वो इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो मोर करेक्ट नेम है वो बेसिकली थर्मोस्टैटिक्स होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और जो हाईली स्टैंडर्ड बुक्स होती है थर्मोडायनेमिक्स की, उसमें आप बहुत जगह देखेंगे भी थर्मोडायनेमिक्स वर्ड यूज ही नहीं होता, थर्मोस्टैटिक वर्ड ही यूज होता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये वो ब्रांच है फिजिक्स की जहां पे हम इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो इट इज अ ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स in which we study about equilibrium of system। हम जो पढ़ते हैं ना अभी थर्मोडायनेमिक्स ग्रेजुएशन तक, वो पूरी की पूरी इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स है। एक अलग से पार्ट भी है नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स का, वो अलग है। ठीक है, वो इस थर्मोडायनेमिक्स से बहुत अलग है। हम जितनी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं उसमें सारा जो डिस्कशन होता है वो हमारा इक्विलिब्रियम पे होता है। ओके, यहाँ पे हम हमेशा एक वर्ड पढ़ेंगे, एक होता है सिस्टम, एक होता है सराउंडिंग। Thermal equilibrium is associated with heat or anything other. Thermal equilibrium, yes, not only heat, हीट से भी रिलेटेड है, टेम्परेचर से भी रिलेटेड है, दोनों ही चीजों से रिलेटेड है। ठीक है,
आप ये चीज़ प्लानर में जाके चेक कर सकते हो कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक जानना है कि ये टॉपिक कब होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में। सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो सिस्टम क्या होता है? ये वो पार्ट है यूनिवर्स का जिसके बारे में आप पढ़ते हो, जिसके बारे में आप पढ़ते हो उसे हम बोलते हैं सिस्टम। और उसके अलावा अगर मैं कोई भी पार्ट कंसिडर करूं तो दैट इज बेसिकली योर सराउंडिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर एक कंटेनर की बात कर रही हूँ तो ये मेरा सिस्टम है। इसके अलावा पूरा जो यूनिवर्स का बचा हुआ पार्ट है वो उसकी सराउंडिंग है। तो सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, part of the universe which is under observation is called system। ठीक है, अगर हम बात करें सराउंडिंग की तो जो भी रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, जो भी आपका रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर बनाते हैं आपका यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर क्या बनाते हैं? आपका यूनिवर्स। इसके बाद इसमें आती है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल जैसे कि डायाथर्मिक, एडियाबैटिक, इस तरीके से। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉल के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ वॉल के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आपकी आती है एंड दैट इज एडियाबैटिक वॉल। सबसे पहली जो आती है आपकी एडियाबैटिक वॉल, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इंसुलेटिंग वॉल। ठीक है, इंसुलेटिंग वॉल। अगर किसी भी सिस्टम की चारों तरफ इंसुलेटेड वॉल्स होंगी या एडियाबैटिक वॉल्स होंगी तो ना तो उसमें आपके पार्टिकल्स एक्सचेंज होंगे और ना ही वहां पे एनर्जी का फ्लो होगा। सिंपल सी बात है, जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम होता है जैसे कि आपका थर्मोफ्लास्क, उसमें अगर आपने गर्म पानी डाला है तो गर्म रहेगा और ठंडा डाला है तो ठंडा रहेगा, क्योंकि ना तो वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही वहां पे पार्टिकल्स इवेपोरेट होते हैं। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले थे वाटर के, बाद में भी उतने ही रहेंगे। तो ना तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है और ना ही वहां पे एनर्जी का एक्सचेंज होता है। सो नो पार्टिकल exchange, particle and is allowed। ठीक है, इसको आप अपना आइसोलेटेड सिस्टम भी बोल सकते हो। एक मिनट, इस लैंग्वेज को थोड़ा सा करेक्ट कर लो। नो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स इन एनर्जी। अब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करें तो वो आती है आपकी डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल कौन सी होती है? जो आपकी कंडक्टिंग वॉल होती है। कंडक्टिंग वॉल मतलब जहाँ पे आपकी एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है बट पार्टिकल्स यहाँ पे भी चेंज नहीं होंगी। एनर्जी कैन एक्सचेंज बट पार्टिकल डजंट चेंज। ठीक है, डजंट एक्सचेंज।
ओके, सो ऐसा आपको किस में देखने को मिलता है, किस टाइप के सिस्टम में? क्लोज सिस्टम में। किस में मिलता है आपको? क्लोज सिस्टम में। इसका बेस्ट एग्जांपल और लेमेंस एग्जांपल दिया जाता है कप ऑफ टी, बट उस कप ऑफ टी को आपको ऊपर से कवर करना होगा, राइट? तो जो आपका कप होता है वो कंडक्टिंग बॉडी होती है, धीरे धीरे आपकी चाय ठंडी होती जाती है ना? सो थर्ड आपका आता है परफोरेटेड वोल, या फिर इसको आप बोलते हो इमेजिनरी वोल। जहां पे एनर्जी एंड पार्टिकल्स दोनों ही एक्सचेंज होते हैं। एनर्जी एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोथ कैन चेंज। ठीक है, सो ये किस में होता है? बेसिकली ये होता है आपके ओपन सिस्टम में। कहाँ पे होता है ऐसा? ओपन सिस्टम में होता है। ठीक है, ऐसा किस में होता है? ओपन सिस्टम में होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हम लोग थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बारे में। तो थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम बात करें तो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिकल वेरिएबल। या तो थर्मोडायनामिकल वेरिएबल बोलो या फिर आप उनको स्टेट वेरिएबल भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वो वेरिएबल्स हैं, सच वेरिएबल्स which define the state of system। कि सिस्टम किस स्टेट में, स्टेट का मतलब उसका क्या प्रेशर है, क्या उसका टेम्परेचर है, क्या उसका वॉल्यूम है, दैट बेसिकली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि आपका प्रेशर है, वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स में यूज होने वाले यही तीन वेरिएबल हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और टेम्परेचर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, ये स्टेट वेरिएबल भी होते हैं, तो ये बेसिकली आपके पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होते, पाथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सिस्टम की इनिशियल स्टेट कुछ है और फाइनल स्टेट कुछ भी है, जैसे कि यहाँ पे P1 V1 T1 कुछ है, यहाँ पे P2 V2 T2 टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो ये P1 से V1, ये P1 से P2 या V1 से V2 कैसे हुआ, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये किसी भी पाथ के थ्रू हो सकता है। हमें अल्टीमेटली किससे मतलब है? इनिशियल स्टेट से और फाइनल स्टेट से मतलब होता है कि इनिशियल स्टेट पे क्या प्रेशर, क्या वॉल्यूम, क्या टेम्परेचर है, फाइनल स्टेट पे क्या प्रेशर, क्या वॉल्यूम, क्या टेम्परेचर और क्या आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हमें केवल उससे मतलब होता है। ओके, ठीक है, ये बातें हुई आपकी थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स के बारे में। और मैथमेटिक्स के टर्म्स में इनको बोला जाता है परफेक्ट डिफरेंशियल। मैथमेटिक्स के टर्म्स में इनको हम बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो डिफरेंशियल इक्वेशन, वही आपकी पूरी थर्मोडायनेमिक्स है। पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन हम यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। इवन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आप पढ़ते भी हीट इक्वेशंस है ना, ये सारी चीजें, वेव इक्वेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ते भी हो। ओके, सो परफेक्ट डिफरेंशियल का ये बेस्ट एग्जांपल होता है आपके थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आपका पाथ वेरिएबल्स। तो जो पाथ वेरिएबल होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, सच वेरिएबल्स which
डिपेंड अपॉन पाथ। इसमें केवल दो ही आते हैं। एग्जाम्पल आपकी हीट है और वर्क है, हीट एंड वर्क। ठीक है, हीट एंड वर्क। देखिए जैसे ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है। एक आप इस पाथ के थ्रू जाते हो, एक आप इस पाथ के थ्रू। तो यहाँ पे वर्क डन W1 होगा, यहाँ पे वर्क डन W2 होगा। तो दोनों पाथ के लोग डिफरेंट वर्क डन आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली दोनों ही पाथ के लोग डिफरेंट हीट भी आपको देखने को मिलेगी। अब आप को सुनकर थोड़ा सा अफसोस होगा, पर एक बहुत अच्छी बात है, ये जो छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया है ना कि इस पाथ के अलोंग W1 वर्क डन है, इस पाथ के अलोंग W2 वर्क डन है। इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और नॉट ओनली IIT जैम एग्जामिनेशन, TIFR जैसे एग्जामिनेशन में भी आते हैं, क्योंकि दीज आर द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत बार क्या होता है, हम आगे की चीज़ें पढ़ लेते हैं बट बेसिक्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें बेसिक्स भी उतने ही अच्छे से आने चाहिए कि कौन सी चीज़ आपकी पाथ पे डिपेंड करती है, कौन सी चीज़ आपकी स्टेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और इस पे एक बार नहीं 2 से 3 बार क्वेश्चन आया जैम में। तो ठीक है, हम डिस्कस करेंगे विद द टाइम सारे क्वेश्चंस, तो आपको और अच्छे से समझ भी आएंगी। पर मैं बस बताना ही चाह रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, पर एग्जाम में हम बहुत बार यहीं पे गड़बड़ी ज़्यादा करते हैं। तो ध्यान रखना है, आपको हर चीज़ की उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है। चलिए हम बात कर रहे थे हीट एंड वर्क के बारे में। ये दोनों ही क्या है, आपके पाथ वेरिएबल्स है, दोनों ही पाथ पे डिपेंड करते हैं। पाथ पे डिपेंड करते हैं तो मैथमेटिक्स के टर्म्स में इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट डिफरेंशियल्स। इम्परफेक्ट डिफरेंशियल। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ इम्परफेक्ट डिफरेंशियल या परफेक्ट डिफरेंशियल। एंट्रोपी आपने एक वर्ड सुना होगा, एंट्रोपी का जो डिस्कवरी हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि आपकी हीट जो है वो इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, इसी वजह से आपकी एंट्रोपी जैसी क्वांटिटी की डिस्कवरी हुई है। इम्परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, मतलब ये बेसिकली पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि परफेक्ट डिफरेंशियल और इम्परफेक्ट डिफरेंशियल में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि m इज अ फंक्शन ऑफ xy dx है, प्लस n इज अ फंक्शन ऑफ xy dy है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे होता क्या है, डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन डेल x। अगर कुछ ऐसा है, ये इक्वेशन बराबर आ रही है, तब तो वो आपका कैसा होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अदरवाइज वो नहीं होती। ओके, सो इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है आपका हीट एंड वर्क, जो आपके इम्परफेक्ट होते हैं, इनके केस में नहीं होता। चलिए अब हम बात करते हैं हीट क्या है और वर्क क्या है। दोनों ही तो एनर्जी होती है, बट दोनों अलग एनर्जी होती है। हीट अलग है और वर्क अलग है। ठीक है, हीट अलग होता है और वर्क अलग होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हीट के बारे में। हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है, देयर इज नो कंफ्यूजन। बट हीट है आपकी माइक्रोस्कोपिक और वर्क है आपकी मैक्रोस्कोपिक। अब समझते हैं कैसे। हीट क्या है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक मोशन। ये सुना होगा आप लोगों ने, हीट का फ्लो कैसे होता है। हीट जो होती है वो फ्लो करती है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी है। कैसे होती है वो फ्लो, तो अगर मैं बात करूं एटॉमिक लेवल पे, तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जैसे बहुत सारे एटम्स हैं। अगर मैं रूम टेम्परेचर पे भी बात करूं तो एटम रेस्ट में तो रहता नहीं है, एटम क्या करता है, वाइब्रेट करता है। जब आप इस सिस्टम को हीटअप करना स्टार्ट करोगे तो इन एटम्स में क्या होता है, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है। अब यहाँ एक ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, और ये एक ऐसी बॉडी के कांटेक्ट में आती है जिसका टेम्परेचर कम है। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है। हीट फ्लो तभी होती है जब टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, एक हाई टेम्परेचर और एक लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट किस तरीके से फ्लो होगी, समझना। यहाँ पे क्या है, एटम्स है जो बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, ये बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं हर डायरेक्शन में। और यहाँ जो एटम है कंपैरेटिवली धीरे वाइब्रेट करते हैं।
तो ये तेज से वाइब्रेट करने की वजह से क्या होता है, जब वाइब्रेट करते हैं तो ये अपने साइड वाले एटम को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोलिजन। अब ये इधर इधर इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है तो इसके साइड में इधर जो एटम आएगा उसको तो ये अपनी एनर्जी देगा ना, उससे कोलाइड करके। तो इस तरीके से आपकी हीट का फ्लो होता है। तो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है ये किसकी वजह से है, माइक्रोस्कोपिक मोशन की वजह से। माइक्रोस्कोपिक मोशन किसका हो रहा है, एटम का मोशन हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें वर्क के बारे में, तो वर्क में क्या होता है, वर्क में बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक मोशन। समझना कैसे है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक मोशन। अब एक बात समझते हैं हम कि मैक्रोस्कोपिक मोशन कैसे होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ पिस्टन के साथ। ये आपकी एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने गैस फिल की है, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। तो वर्क कब डिफाइन करते हैं, जब जैसे कि मान लो या हो सकता है आपने ऊपर गैस के ऊपर से प्रेशर लगाया हो, या हो सकता है अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस ने पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया। तो यहाँ पे जो पिस्टन का मूवमेंट है दैट डिफाइन योर वर्क। तो वर्क में क्या होता है, एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी, पिस्टन जैसी बॉडी मूव कर रही है, और हीट के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक मोशन होता है। ओके, ये मेजर डिफरेंस होता है हीट एंड वर्क में, क्योंकि दोनों ही एनर्जी है, दोनों ही इम्परफेक्ट डिफरेंशियल है, दोनों ही पाथ वेरिएबल है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मोशन का है। एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से रिलेटेड करती है, एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी से रिलेट करता है। ओके, अब अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कभी हम हीट को पॉजिटिव लेते हैं, कभी हम हीट को नेगेटिव लेते हैं। तो वो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, तो जब भी अगर सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया होगा, हीट एब्जॉर्ब बाय गैस, तो हमेशा पॉजिटिव। और अगर हीट रिजेक्ट हुई है, हीट रिजेक्टेड बाय गैस, तो हमेशा आप नेगेटिव लेंगे। अगर सेम चीज मैं वर्क की बात करूं, तो वर्क में पहले थोड़ी सी और चीजें भी जान लेते हैं। देखो, ये तो आपको समझ आ गया कि दिस इज ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक वेरिएशन मोशन। मतलब बस 5 मिनट और वेट करो, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लेती हूँ। इसको आप अगर बाय फॉर्मूला देखो तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइन एज dw इक्वल्स टू pdv। और अगर हमें कभी टोटल वर्क निकालना होता है तो टोटल वर्क हम निकालते हैं pdv, राइट। अब यहाँ पे वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन होता है तो इसकी कुछ लिमिट होती है, और वो लिमिट वेरी कर सकती है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। यहाँ P क्या है, P इज योर प्रेशर ऑफ गैस। ओके, अब देखो इसमें होता क्या है, एक्सपेंशन के केस में क्या होगा और कंप्रेशन के केस में क्या होगा। अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की, अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन की, तो एक्सपेंशन में वर्क डन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द पीवी कर्व। टोटल वर्क डन है ना, वर्क डन एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, अब हमेशा ध्यान रखना, पता नहीं हम बहुत बार यही चीज यूज करेंगे, एंड दैट इज एरिया अंडर पीवी कर्व। क्योंकि आप देख पा रहे हो इंटीग्रेशन इज रिप्रेजेंट योर एरिया, और इंटीग्रेशन आप किसका ले रहे हो, पीडीवी। तो पीवी कर्व का एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका पी है और ये आपका वी है। जब गैस एक्सपैंड करेगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। ये है, ठीक है। तो ये आपका V1 से V2 पे, V2 इज ग्रेटर देन V1, तो यहाँ पे ये क्या हुआ है, आपका एक्सपेंशन हुआ है। क्या हुआ है, ये एक्सपेंशन। अगर हम बात करें कंप्रेशन की, अगर हम बात करें कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन में क्या होता है, दिस इज P एंड दिस इज V।
कंप्रेशन में आप गैस को कंप्रेस करते हो, तो यहाँ पे आपका V2 वॉल्यूम है, यहाँ पे आपका V1 वॉल्यूम है। देखिए इसके अंदर फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है, इसके अंदर फाइनल वॉल्यूम कम है, तो अल्टीमेटली आपकी गैस क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो आपको एरो से पहचानना पड़ेगा कि कंप्रेशन हुआ है या एक्सपेंशन हुआ है। एक्सपेंशन है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, कंप्रेशन है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है ये। अब आप ये देखिए कि अगर यहाँ पे आपकी फाइनल वॉल्यूम छोटा है तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम बड़ा है तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है, आप जब भी वर्क डन बाय द गैस होगा, बाय द गैस का मतलब जब गैस एक्सपेंड करेगी, जब गैस एक्सपेंड करेगी तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा। और जब वर्क डन ऑन द गैस होगा, जब आप गैस को कंप्रेस कर रहे होगे, वर्क डन ऑन द गैस होगा, वर्क डन ऑन द गैस होगा, या मैं ये बोलूं जब कंप्रेशन होगा तब हमेशा आपको वर्क डन कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी हमारी पहचान हो जाती है ऑप्शंस को फिल्टर करने की भी, कि भाई वर्क डन ऑन द गैस निकाल रहे हैं हम या वर्क डन बाय द गैस निकाल रहे हैं, या हम कंप्रेशन का वर्क डन निकाल रहे हैं, एक्सपेंशन का वर्क डन निकाल रहे हैं। अगर कंप्रेशन का निकालेंगे तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए, और अगर एक्सपेंशन का निकाल रहे हो तो वहां पे वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए। तो कभी कभी ये छोटी छोटी चीजें हमारे ऑप्शंस को फिल्टर करने में भी हमें हेल्प करेगी। हाँ जी, अब बताइए, अब आपको कोई डाउट हो जिसको हम कंसिडर करें, देन आगे बढ़ते हैं हम साइक्लिक प्रोसेस की तरफ। हीट एक्सचेंज आप किस सेंस में पूछना चाह रहे हो? क्या ये कहना चाह रहे हो कि अगर किसी भी बॉडी ने जैसे हीट को एब्जॉर्ब किया तो उसका मास बदल जाएगा, कि पहले वो 40 ग्राम की थी, अब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद या तो वो 60 ग्राम हो जाए या फिर वो 30 ग्राम हो जाए। अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं होता है, और इसके अलावा कुछ और बोलना चाह रहे हो तो आपको फिर दोबारा बताना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा पूछना क्या चाह रहे हो, किस सेंस में आप मास को चेंज करना चाह रहे हो, मास के ऊपर इफेक्ट उसका देखना चाह रहे हो। आप कौन सी एनर्जी के साथ रिलेट करना चाह रहे हो? एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है, ये आपको भी पता है। अब अगर आप सोचो मैं टेम्परेचर को हीट एनर्जी से रिलेट करना चाहूँ तो बिल्कुल कनेक्टेड है। अगर आप सोचो टेम्परेचर को मैं किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी से रिलेट करना चाहूँ तो वो जरूरी नहीं है कनेक्टेड होगा या नहीं भी होगा। इसके अलावा किसी का कोई डाउट? तो आपको भी शायद इस बारे में पता होगा, एक मास ऐसी क्वांटिटी है जो बदलती कब है, जब आप बात करते हो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। यहाँ पे आपका पार्टिकल, मैंने स्टार्ट करने से पहले ही आपको बोला थर्मोडायनेमिक्स इज योर क्लासिकल, राइट। तो उस फील्ड में अगर मैं रह के बात करूँ तो मास चेंज नहीं होता। अब आपने अपना फील्ड ही बदल लिया है तो इट्स कैन पॉसिबल कि मास चेंज हो सकता है। ओके, स्पेसिफिक हीट अभी मेरे पार्ट ऑफ टॉपिक नहीं चल रहा है ना, तो आप आउट ऑफ द बॉक्स मत जाइए। और अगर आपको पूछना है तो जब मेरी क्लास लेक्चर एंड हो जाता है तब आप पूछ सकते हो। हाँ एग्जैक्टली, टेम्परेचर लो है तो एटम का वाइब्रेशन भी लो होगा, नो डाउट। क्वासी प्रोसेस वो होता है जो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही स्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये हुई बातें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइक्लिक प्रोसेस। देखो यहां से आपको एक चीज पता चलेगी, अगर आपका क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन क्या होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन क्या होगा।
माइक्रोस्कोपिक मतलब जब आप जो मोशन देख रहे हो वो एटॉमिक लेवल पे देख रहे हो, और मैक्रोस्कोपिक जब आप बड़ी किसी चीज का मोशन देखते हो तो दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक मोशन। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, पिस्टन और एक एटम। एटम इज योर माइक्रोस्कोपिक बॉडी, छोटी जो बॉडी होती है माइक्रो लेवल पे जो होती है, और पिस्टन क्या उसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक इज जब आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में बात करते हो, और माइक्रोस्कोपिक जब आप एटॉमिक लेवल पे बात करते हो। हम बात कर रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में। यहाँ पे दो टाइप के प्रोसेस आप देखोगे, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, एक होता है क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा और क्लॉकवाइज में क्या होगा, देखो ए से बी गए आप, और फिर बी से आप ए पे आ गए, ठीक है। पहले आप ए से बी गए और फिर बी से आप ए पे आ गए। ठीक है, यहाँ क्या होता है, अभी हमें शेप पे नहीं जाना है, कर्व होगा, लीनियर होगा, बस मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ। यहाँ पे प्रोसेस कैसा है आपका, क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज, और यहाँ पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो क्या होगा, क्लॉकवाइज में क्या होगा और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा। ये जो पहला पाथ है ये, और एक है ये, इसमें फर्स्ट ये है और सेकंड ये, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से घूम रहे हो, ए से बी जा रहे हो, फिर बी से ए पे आ रहे हो, राइट। सो अगर हम बात करें ए से बी, तो फर्स्ट पाथ में क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट पाथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। ये आपका इसका एरिया होगा, ठीक है, दिस इज W1। W1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अब B से जब A गए तो वहां पे क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन में आपका जो वर्क डन है वो येलो कलर से है, ठीक है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया W2 से। W2 क्या है आपका, नेगेटिव है, और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा एरिया किसका ज़्यादा है, W1 बड़ा है, W2 छोटा है। तो अगर मैं नेट वर्क डन निकालूं तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें क्या होगा, वर्क डन ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब क्लॉकवाइज प्रोसेस में हमेशा आपको वर्क डन कैसा मिलने वाला है, ग्रेटर देन 0। हमारे पास जितने भी अभी तक क्वेश्चन है एग्जाम के, 95% क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस के होते हैं, क्लॉकवाइज प्रोसेस के होते हैं। तो उसमें आप देखोगे आपका वर्क डन हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। कभी बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन टकर जाए हमें कि जहां पे आपकी जो साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में है, उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें भी देख लेते हैं भैया। तो पहले अगर मैं इसमें देखूं, ये मेरा W1 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि W1 कैसा है, नेगेटिव है। क्यों भाई, A से B में क्या हो रहा है आपका, A से B में आपका हो रहा है भाई, सॉरी A से B तो हम जा ही नहीं रहे, यहाँ पे आप इसको W2 बोल लो, यहाँ पे W2 क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम बात करें A से B जाने की, A से B जाने की अगर आप मुझसे बात करते हो तो दिस इज योर W1। A से B जब आप जा रहे हो तो आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो W2 बड़ा है, W1 छोटा है ना, W2 बड़ा है, W1 छोटा है। तो अगर आप W निकालोगे, मतलब नेट वर्क डन अगर आप यहाँ निकालोगे तो वो आपको लेस देन 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैल्यू नेगेटिव है, छोटी वैल्यू पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो आपको वैल्यू मिलेगी वो लेस देन 0 मिलेगी, और यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मिलेगी।
ओके कोई भी वोल्व एज सच बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होती, ये हम आइडियल कंडीशन मान के चलते हैं कि रिजिड वोल है। ऑलमोस्ट सभी की सभी वोल आपकी नॉन रिजिड ही होती हैं, ठीक है। आपके घर की जो दीवार है वो भी नॉन रिजिड ही है, ठीक है। ओके तो ये हुआ आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में आपको वर्क डन कैसा मिला, ग्रेटर देन 0। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में आपको वर्क डन कैसा मिलेगा, लेस देन 0। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। देखो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनको आप रिवर्स कर सकते हो, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिनको आप उल्टा कर सकते हो कि अगर आप ए से बी गए तो बी से आप ए पे भी आ सकते हो। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें अगर आप ए से बी चले गए तो बी से ए वापस नहीं आ पाओगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो अब तक आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी ग्राफ पढ़ा होगा, वो ग्राफ केवल हम जो बनाते हैं ना, वो हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बनाते हैं। कभी भी हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उसमें केवल आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट ही डिफाइन होती है, बीच में क्या हो रहा है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जितने वो मल्टीपल स्टेप से निकलता है, हर स्टेट अपने आप में एक इक्विलिब्रियम में होती है। तो इस वजह से यहाँ पे आप इनिशियल और फाइनल के साथ साथ बीच का पाथ भी बता सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बस एक ये बना दिया है, तो यहाँ पे आप हर पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हो, वो हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पे केवल इक्विलिब्रियम में दो ही पॉइंट होते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट। तो इसलिए जो भी आज तक आपने थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ पढ़े हैं वो सभी के सभी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पढ़े हैं, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस की दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेजेस और यू कैन से प्रोसेस। तो अभी जो एक स्टूडेंट ने पूछा था ना क्वासी प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है कि वो इस स्टेट से इस स्टेट पे भी गया, तो उसके बाद उसको एक चीज मेक श्योर करनी होगी कि वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ये इतना स्लो होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कंपैरेटिवली स्लो होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के, ठीक है। और क्वासी प्रोसेस वही होते हैं जो बहुत स्लो चलते हैं, ओके। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की एक जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो यही होती है, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस। क्योंकि यहाँ पे हर स्टेज जो अब आप डिफाइन करते हो, जैसे कि मैं आर्बिट्रेरी किसी भी पॉइंट पे बोल दूँ यहाँ पे कुछ प्रेशर है कुछ वॉल्यूम है, तो आप डिफाइन कर पा रहे हो ना, आप यहाँ पे कुछ प्रेशर है कुछ वॉल्यूम है डिफाइन कर पा रहे हो ना। आप प्रेशर वॉल्यूम कब डिफाइन करते हो, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। अगर जब तक इक्विलिब्रियम ही नहीं आया तो आप कैसे बता सकते हो कि इसका क्या प्रेशर होगा क्या वॉल्यूम होगा, बस। तो फिर तो इसको आप क्या बोलोगे, सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस। और यहाँ पे केवल आप इनिशियल और फाइनल स्टेट ही डिफाइन कर सकते हो, इसके अलावा हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते। चलो ये छोटी छोटी बातें आज हम लोगों ने पढ़ी है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सो मुझे लगता है अब हमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना चाहिए अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके जो भी डिफरेंट जो उसमें प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में हम कल बात करेंगे। मेनली हमारा जो कल का डिस्कशन होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस पे होगा, ओके। साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है, इरिवर्सिबल तो नहीं हो। आप खुद ही सोचिए ना, आप जिस पॉइंट पे आए हो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहता है, आप उस पॉइंट पे तो वापस जा ही नहीं सकते, तो बस फिर आपका साइक्लिक प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, इरिवर्सिबल नहीं होगा।
हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ओके, सो मैंने आपको बता ही दिया है, कल हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में सबसे मेन हमारा जो कल टारगेट रहेगा वो होगा अबाउट द आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। चलिए, सो इसी के साथ एंड करते हैं। मुझे लगता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि थर्मोडायनेमिक्स में रटना बहुत पड़ता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत गलत सोच रहे हो। हर चीज का प्रूफ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। समझ नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हो। वर्टिबल हो तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो भाई? एमसीक्यू नहीं, यहाँ से एमएसक्यू बन सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी तो स्टार्ट किया मैंने टॉपिक। यहाँ से एमएसक्यू बनेंगे, एमसीक्यू नहीं बनते, यहाँ से एमएसक्यू बनते हैं। जहां पे भी कंसेप्ट आपको दिख जाए ना, जिस भी टॉपिक पे थ्योरी दिख जाए, समझ जाना एमएसक्यू का पार्ट आ गया है। और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो बेसिकली एमएसक्यू में ही करते हैं। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी। सबसे ज्यादा गलतियां आप लोग एमएसक्यू में करने वाले हो, ठीक है। चलो भाई, बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, है ना। आप पढ़ते हो, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। चलिए, ठीक है। देखो, अभी एक दिन में तो नहीं होगा, बट विद द टाइम जैसे जैसे आप चीजों को पढ़ते वक्त उस चीज को रियलाइज करोगे ना, तो आपको चीजें ज्यादा डेप्थ में समझ में आएंगी। एक होता है हम बस गो विद फ्लो, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, समझने की उसको कोशिश ही नहीं कर रहे, फिर वो चीज आपको बहुत बर्डन लगेगी। लेकिन अगर आप हर चीज को समझते हो तो आपको हर बारीकी से चीजें जिस दिन समझ आने लग जाएगी, उसी दिन से आप सब्जेक्ट में हो सकता है मुझसे भी अच्छा परफॉर्म करने लग जाओगे। और मैं चाहती भी हूँ मुझसे भी अच्छा करो आप लोग, है ना। चलिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में।